Hello students, welcome to my class। आज का जो आपका टॉपिक है वो है एम्पियर सर्कुलर लॉ। पिछले काफ़ी लेक्चर्स में हमने स्टडी किया कि बायोट-सावर्ट लॉ क्या था और बायोट-सावर्ट लॉ की कुछ एप्लीकेशंस क्या थी। जिस तरह से आप सबको पता ही है कि एक गॉस लॉ और कूलम्स लॉ हम लोगों ने स्टडी किया है और आप सब जानते हैं कि देयर इज अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप बिटवीन गॉस लॉ एंड कूलम्स लॉ। ठीक है, गॉस लॉ में रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके रीजन या कॉज के कारण जो कि चार्ज है। तो गॉस लॉ में रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द चार्ज विच इज प्रोड्यूसिंग दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। डन। रिमेंबर वन थिंग। सेकेंड थिंग, नाउ यहां पे भी सिमिलर रिलेशन जो गॉस लॉ और कूलम लॉ में था वैसा ही कुछ रिलेशन जो है अब हम पढ़ेंगे बायोट-सावर्ट लॉ में और एम्पियर सर्कुलर लॉ में। यहां पर भी एम्पियर सर्कुलर लॉ रिलेशन है बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट फ्लोइंग इन दैट लूप एंड कॉजिंग दैट मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड का उसके रीजन, उसके कॉज, उसके जनरेटर के साथ रिलेशनशिप है। मींस गॉस लॉ में रिलेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके रीजन चार्ज के साथ और यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन है। मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन है किसके साथ? करंट के कारण। ठीक है, यहां पर फिर से हम डिड्यूस कर सकते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ को फ्रॉम द बायोट-सावर्ट लॉ की हेल्प से हम प्रूव कर सकते हैं और एम्पियर सर्कुलर लॉ को यूज करके हम बायोट-सावर्ट लॉ की एक्सप्रेशंस निकाल सकते हैं फॉर डिफरेंट केसेस। एम्पियर सर्कुलर लॉ जो है वो अप्लाइड फॉर एप्लीकेबल फॉर वैलिड फॉर ऑल द केसेस इन विच देयर इज अ करंट असेंबली एंड द क्लोज लूप इज एसोसिएटेड। चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम ये रिलेशन निकालते हैं और समझते हैं अच्छे से कि किस तरह से हम रिलेशन निकाल सकते हैं बायोट-सावर्ट लॉ और एम्पियर सर्कुलर लॉ को। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक है एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। तो क्या कहता है ये भी बच्चे, जिस तरह से आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने गॉस लॉ पढ़ा था, गॉस का लॉ पढ़ा था, आपने देखा गॉस के लॉ को कभी कभी हम यूज कर लेते हैं एज एन अल्टरनेटिव टू कूलम्स लॉ। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर की। वहां पे हम क्या कर लेते थे? गॉस लॉ। गॉस लॉ में जो आपने निकाला था आपके पास की टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर सर्टेन सरफेस दैट वाज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम द चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। याद है आप लोगों को? तो यहां पे क्या था, वो उस लॉ को हम क्या कर लेते थे, हम यूज करते थे एज एन अल्टरनेटिव टू कूलम्स लॉ। तो और अगर आपको याद होगा तो हमने गॉस लॉ को यूज करके कूलम लॉ को भी डिड्यूस किया था। याद है आप लोगों को? तो इसी तरह यहां पे आपके बायोट-सावर्ट लॉ को, यहां का बायोट-सावर्ट लॉ को अल्टरनेटिव कौन देता है? आपका एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। तो ये एक्चुअली क्या है? ये एम्पियर सर्कुलर लॉ जो क्या है, ये एक रिलेशनशिप है। अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज एम्पियर सर्कुलर लॉ, उसका मतलब कुछ और है। और अगर पूछा जाए व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ और स्टेट द एम्पियर सर्कुलर लॉ, उसका मतलब कुछ और है। तो व्हाट इज का आंसर क्या है? इट इज द रिलेशनशिप किसके बीच में? बिटवीन द लाइन इंटेग्रल। किसका लाइन इंटेग्रल? लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का अगर लाइन इंटेग्रल लें
मतलब इंटीग्रेट करें उसके अकॉर्डिंग टू इट्स लाइन, तब आपके पास क्या होगा, किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट। द करंट कौन सी, जो प्रोड्यूस कर रही है, कौन सी वाली करंट, सारी करंट नहीं, जो रीजन है, जो कॉज है किसका, विच प्रोड्यूसेस दैट मैग्नेटिक फील्ड। मैं बी यूज कर रहा हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। अब मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू करवा देता हूं पिछला। अगर आपको याद होगा गॉस लॉ का, तो बच्चे गॉस लॉ जो था वो रिलेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन था किसके साथ, द चार्ज विच इज प्रोड्यूसिंग दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रहे, गॉस लॉ रिलेशनशिप है बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द चार्ज प्रोड्यूसिंग दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। डन। नंबर 2, एम्पियर सर्कुटल लॉ रिलेशनशिप है बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट विच इज प्रोड्यूसिंग दैट मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चे चार्ज अगर रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है। मैग्नेटिक फील्ड को सिर्फ कौन प्रोड्यूस कर सकता है, मूविंग चार्ज, मतलब करंट। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड जो भी प्रोड्यूस करता है उसका अपने रीजन का, अपने सोर्स का अपने जो प्रोडक्शन हो रही है उसके साथ रिलेशन है। तो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है करंट, तो इसका रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है चार्ज, तो इसका रिलेशन। इन दोनों के चार्ज रिलेशन को कहते हैं गॉस का लॉ, और इसको क्या कहते हैं, एम्पेयर का लॉ। ठीक है, तो एम्पेयर सर्कुटल लॉ क्या है, रिलेशनशिप है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। तो अब मैं पूछूंगा हाउ यू आर गोइंग टू स्टेट दैट, वो तो था व्हाट इज, नाउ हाउ यू आर गोइंग टू स्टेट दैट, व्हाट इज द स्टेटमेंट। ये क्या स्टेट करता है, ये स्टेट करता है द लाइन इंटेग्रल। लाइन इंटेग्रल किसका, लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बच्चे मैं मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अराउंड एनी क्लोज्ड करंट कहां से मूव करती है, सर्किट से, तो क्लोज्ड सर्किट में इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा लाइन इंटेग्रल मैग्नेटिक फील्ड का, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम, किसका म्यू नॉट टाइम लेंगे आप, यहां पे आप म्यू नॉट टाइम लेंगे, किस बी का रिलेशन किसके साथ है, आई के साथ, तो म्यू नॉट टाइम्स द करंट, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट आई, जो क्या कर रही है, फ्लोइंग इन दैट सर्किट, इन दैट सर्किट। आप आपका क्वेश्चन, क्या वो सर्किट क्लोज्ड है या ओपन है, भाई सर्किट क्लोज्ड होगा तभी करंट मूव करेगी, और मैंने ये बात ऊपर मेंशन भी कर दी है कि सर्किट कैसा है, क्लोज है, तो करंट आई जो है आपकी दैट इज फ्लोइंग इन अ क्लोज्ड सर्किट। तो अब इसे मैथमेटिकल फॉर्म में ये लिखेंगे हम, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। बी वेक्टर क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड, डीएल क्या है, वो पाथ, वो रास्ता जहां से करंट फ्लो कर रही है, ये किसका साइन है, ये है क्लोज्ड सर्किट का, इक्वल टू म्यू नॉट का मतलब मैग्नेटिक परमीएबिलिटी, वहां पे एप्सिलॉन नॉट था, यहां पे है म्यू नॉट टाइम्स द सोर्स, द रीजन कौन है, करंट। तो आपका ये हो गया स्टेटमेंट आपके एम्पियर के लॉ का, एम्पियर के लॉ का। चलिए प्रूफ करते हैं, किसके लिए प्रूफ करेंगे, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। चलिए प्रूफ करते हैं एम्पियर लॉ का बाय कंसीडरिंग अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ध्यान रखना है पिछले रूल्स लॉज को, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर।
यहां पे आपने इसको लेके प्रूफ करना है। चलिए कंसीडर कर लीजिए कि आपके पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है। ये देखिए स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें इस तरह करंट मूव कर रही है कि करंट की डायरेक्शन है ये, करंट की डायरेक्शन है ये। तो बायोट-सावर्ट लॉ हमें क्या कहता है? बायोट-सावर्ट लॉ कहता है कि ऐसे कंडक्टर में हमने ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर निकाला है, मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नीट्यूड जो है उस फील्ड का एट अ पॉइंट, इसके कारण कहां निकालना है? एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे निकाल दो, ये इस पॉइंट पे निकाल दो, इसको लेके यहां बना दो एक सर्कल, ये क्योंकि ये पॉइंट आर डिस्टेंस जो है वो किसी भी साइड पे हो सकता है, तो ये अगर आर डिस्टेंस है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस आर के परपेंडिकुलर। ये तो हमें पता है ना कि जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड, अब डायरेक्शन इस तरफ होगी। ये किसने आपको बता दिया? ये कैसे बताया? ये बताया मुझे किसने? राइट हैंड थंब रूल ने। राइट हैंड थंब रूल को रिव्यू कीजिए। हाथ में पकड़ना है, पिछले कई लेक्चर्स मैंने आपको बताए, हाथ में पकड़ो, अपने पेन को पकड़ लो, पेन की निब अप होनी चाहिए क्योंकि इस समय करंट की डायरेक्शन कहां है? अप है। तो जो मुट्ठी आपकी आएगी, उंगलियां आएंगी, उंगलियों की टिप जो होगी वो होगी बच्चे इस एरो की डायरेक्शन में, इस एरो की डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन जो है वो कहां क्या देगी आपको? डायरेक्शन देगी मैग्नेटिक फील्ड की। और बायोट-सावर्ट लॉ कहता है, बायोट-सावर्ट लॉ कहता है कि हमारे पास इस समय मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये आपके अपने प्रीवियस लेक्चर्स सब में पढ़ा है हमने। ये ऐसा केस, ठीक है। अब आपको बी की डायरेक्शन का पता चल गया, बी किस तरफ डायरेक्शन डायरेक्टेड है। एक तो वो परपेंडिकुलर है आर के, दूसरा वो अलोंग द सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस के साथ है। मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड बी जो है वो हर जगह सेम होगा एट एवरी पॉइंट सर्कल, ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ सर्कल पे सेम होगा। क्यों? क्योंकि देख लो बी की वैल्यू क्या है? म्यू आई 2 पाई। डन। म्यू कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। और अगर सर्कल लोगे तो बच्चे सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो बी जो है उसकी वैल्यू किसी भी पॉइंट पे क्या होगी? कांस्टेंट होगी। क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ठीक है, चलिए अब लाइन इंटीग्रल की बात करते हैं। हमने पढ़ा कि बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, यही निकालना है ना। बी डॉट डीएल किसके बराबर होता है? ए डॉट बी। भाई ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहां पे क्या हो गया? बी डॉट डीएल हो गया बी डी एल कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए बी और डीएल क्या है? डीएल क्या होता है? करंट एलिमेंट होता है। अब ध्यान से देखो, आर जो है वो रेडियस है, आर के परपेंडिकुलर आई भी है और आर के परपेंडिकुलर डीबी भी है। तो इसका मतलब है जो करंट है जहां फ्लो कर रही है वो और डीएल जो है किसी भी पॉइंट पे बी वेक्टर और डीएल वेक्टर हमेशा क्या होंगे? बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर विल बी डीएल वेक्टर बोथ विल बी पैरेलल। क्या होंगे? हमेशा पैरेलल होंगे। बच्चे पैरेलल होंगे तो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। मैंने पढ़ाया आपको, थीटा 0 होता है पैरेलल के लिए, और अगर एंटी पैरेलल होंगे तो 180। तो cos 0 हो गया, cos 0, थीटा 0, cos 0, cos 0 1, तो बी डी एल हो गया। तो हमारे पास क्या था कि हमारे पास एम्पेयर लॉ क्या कहता है कि लाइन इंटीग्रल निकालो इसका, बी वेक्टर डॉट डीएल, यही तो निकालना है हमने, इज इक्वल टू, ये हमने निकाल दिया कि लाइन इंटीग्रल बाहर बी डॉट डीएल की जगह आ गया बी डी एल। डन। अब बी की वैल्यू मुझे पता है, अभी ऊपर निकाली है, क्या है वो? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। डन। इनटू डी एल बच गया, बाहर आ गया लाइन इंटीग्रल। ठीक है,
बच्चे इंटीग्रेट किसको करेंगे? जो वेरिएबल होगा। यहां पे कौन वेरिएबल है भाई? म्यू कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 2 पाई आर सब कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन किसका होगा? सिर्फ होगा भाई डीएल का। तो डीएल की हो गई इंटीग्रेशन। डीएल किसका पार्ट है? डीएल पार्ट है भाई आपके सर्कल का। सर्कल का हिस्सा है, सर्कल की बाउंड्री का हिस्सा है। और आपको पता है सर्कल की बाउंड्री का हिस्सा तो सरकमफ्रेंस कहते हैं। और इसकी वैल्यू हो गई 2 पाई आर। तो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो इट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और ये जो कंपोनेंट है इसकी वैल्यू भी हो गई 2 पाई आर। भाई न्यूमरेटर में भी वही है, डिनोमिनेटर में भी वही है, तो कट जाएगा। सो ये आपका कट गया और ये भी कट गया। व्हाट यू हैव गॉट? यू हैव गॉट बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू, लिख लीजिए, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर से कट गया। तो बी डॉट डीएल किसके बराबर आ गया? म्यू नॉट टाइम्स आई। और ये किसकी स्टेटमेंट हमने पढ़ी है? ये अभी हमने पढ़ी है कि ये किसकी स्टेटमेंट है? एम्पेयर्स सर्कुलर लॉ की या एम्पेयर्स लॉ। और ध्यान रहे ये हमेशा वैलिड है, इसकी वैलिडिटी है वैलिड फॉर एनी असेंबली ऑफ सर्किट, एनी असेंबली ऑफ करंट एंड क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, क्लोज्ड लूप अगर आप ले लेते हो तो दोनों के कॉम्बिनेशन कहीं भी बना लो, उन दोनों की वैल्यू जो है हमेशा क्या आएगी? सेम आएगी। चलिए अब थोड़ा सा 2 मिनट 3 मिनट पीछे चले जाओ। मैंने आपको कहा कि गॉस का वही रिलेशन है कूलम के साथ जो अब बायोट का रिलेशन है एम्पेयर के साथ। तो हमने गॉस को बना के गॉस की हेल्प से हमने निकाल लिया कूलम का लॉ। इसका मतलब है अब हमें एम्पेयर को यूज करके भी बायोट सर्वोटॉन निकालना चाहिए। अगर यही स्ट्रेट कंडक्टर लें तो इसी स्ट्रेट कंडक्टर के केस में हम क्या करते हैं? एप्लीकेशन निकालते हैं। इसकी क्या निकालते हैं? डिडक्शन निकाल लेते हैं, या आपका निकाल लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखते हैं क्या जो हमने किया है, क्या एक स्ट्रेट कंडक्टर जो है जिसमें करंट फ्लो कर रही है आई, क्या इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बी, क्या इस बी की वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड जो है, जो इसका मैग्नीट्यूड है, क्या वो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर ही है? अगर ये निकल गया मतलब क्या है? आपका बायोट सर्विट लॉ डिराइव हो गया फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर। लेट्स चेक इट आउट। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास तो सिर्फ इतना है, बी डॉट डीएल किसके बराबर है? म्यू नॉट आई के बराबर है। अब यहां पे देखिए बी और डीएल तो इसी का एक छोटा सा हिस्सा होगा सरकमफ्रेंस का। इसका मतलब है थीटा यहां पे 0 डिग्री है, तो थीटा 0 लगाया तो बी डॉट डीएल क्या हो गया? बी डॉट डीएल जो है इसको करेंगे सॉल्व, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा। थीटा कितना है? 0 डिग्री। तो बी डी एल हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है, इस वैल्यू को भाई यहां पुट कीजिए। इस वैल्यू को जब मैंने यहां पुट किया तो क्या मिल गया मुझे? मुझे मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल की जगह मिल गया बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, अब मुझे b तो यहाँ पे कांस्टेंट है, b यहाँ पे बाहर चला जाएगा, अंदर बच गया dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब dl क्या है? dl स्मॉल पार्ट है, स्मॉल करंट एलिमेंट है, स्मॉल पार्ट है किसका? लेंथ का, उस क्लोज्ड लूप का। ये क्या है? स्मॉल पार्ट ऑफ क्लोज्ड लूप। तो जब टोटल निकालेंगे, क्लोज्ड लूप कौन है? सर्कल है, तो टोटल पार्ट हो जाएगा 2 पाई टाइम्स द रेडियस। तो यहाँ पे इस सर्कल का अगर रेडियस आर है, हम आर अपने आसानी के लिए ले लेते हैं, इट इज आर। सो ये क्या बन गया? दिस इंप्लाइज b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो b क्या हो गया?
बी हो गया भाई म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब ध्यान से देखो ये क्या है, ये बायोट सर्वेट लॉ है। तो बी, अब देखो ध्यान से कि मैग्नेटिक फील्ड अगर ऊपर से आप देखो तो पहला जब हमने एम्पेयर्स लॉ लिया था तो वहां पे हमने एम्पेयर लॉ, बायोट सर्वेट को यूज करके हमने एम्पेयर लॉ निकाल लिया और एम्पेयर को यूज करके हमने बायोट सर्वेट लॉ को डिराइव कर लिया। तो इन दोनों के बीच में वही रिलेशन निकाल लिया हमने कि जिस तरह से गॉस लॉ और आपका कूलम लॉ एसोसिएटेड था, इसी तरह आपका एम्पेयर लॉ और आपका कौन एसोसिएटेड है, आपका बायोट सर्वेट लॉ एसोसिएटेड। ठीक है बच्चे, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो बायोट सर्वेट लॉ के बेस पे ही है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है, आपका बच्चे आज का क्वेश्चन ये है कि बोर मॉडल में, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम पढ़ा है आप सबने, क्या बोल रहा है कि बोर मॉडल है, बोर मॉडल का मतलब है कि हाइड्रोजन के एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यही बोर मॉडल है, इसको एक्सप्लेनेशन दी हुई है। उसने कहा कि बोर मॉडल है किसका, हाइड्रोजन एटम का, उसमें एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के आगे पीछे, और उसका रेडियस कितना है, उस ऑर्बिट का रेडियस कितना है, उसका रेडियस है 5.11 10⁻⁻11 मीटर। ये रेडियस है उस ऑर्बिट का, हाइड्रोजन के उस ऑर्बिट का जिसका रेडियस ये आर है। यहां पे आपका एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये हाइड्रोजन एटम है, इसका रेडियस की वैल्यू, आर की वैल्यू हमें दे दी। एट फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी दे दी उन्होंने 6.8 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, एट सेंटर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपको। ठीक है जी, चलिए अब देखते हैं कि वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये रिलेशन हमने लास्ट लेक्चर में दिया था, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। मुझे b इसी से निकालना आता है और यही मेरा एक सिंगल रिलेशन है। अब देखो इस रिलेशन में आपको क्या क्या दिया गया है, ध्यान से देखना, आपको क्या क्या मिला हुआ है, आपको किस किस की वैल्यू मिली हुई है। आपको देखो ये दो चीजें मिली हैं, एक b निकालना है, म्यू नॉट मुझे पता है, आई मुझे नहीं पता है, 2r की वैल्यू मुझे पता है। इसका मतलब है b की वैल्यू निकल सकती है अगर मुझे क्या पता हो, आई पता हो। आई किसके बराबर होती है बच्चे, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, चार्ज यहां पे किसका है, कौन मूव कर रहा है, कितना चार्ज मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बच्चे, ई होता है, अपॉन टी, अपॉन टी मतलब ई इंटू, इसे ऐसे लिख सकता हूं 1/t। 1/t क्या होती है बच्चे, 1/t होती है फ्रीक्वेंसी, क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। तो ई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो बस अब हमारे पास सब कुछ है, जो गिवन है वो भी है हमारे पास। तो I इज इक्वल टू ई कितना होता है, ई होता है भाई 1.6 10⁻⁻19 कूलम इनटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, ये ऊपर दी गई है 6.8 इन 10⁻15 हर्ट्ज, 6.8 10⁻15 हर्ट्ज। This is the value. So from here we would get the value of I. तो I कितनी मिल गई मुझे, 10 - 19 और +15, ये बन गया -19 + 15, 10 की पावर हो गई 1.6 इंटू 6.8। मैं इसे ऐसे ही रखने लगा हूं क्योंकि शायद हो सकता है ये आगे जाके कट जाए। तो -19 + 15 कितने हो गए, -4। सो योर वैल्यू ऑफ I इज इक्वल टू 6.8 10⁻
1.6 भी लिख लो, 10 की पावर हो गया -4, इतने एम्पेयर करंट है। तो मुझे अब क्या निकालना है, मुझे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। म्यू नॉट की वैल्यू पता है हमें, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू आई कितना है, ये निकाली है 6.8, 1.6 10 की पावर -4, ये न्यूमरेटर अपॉन 2 इंटू आर की वैल्यू अभी निकाली हमने ऊपर, हमें गिवन थी ये 5.1 10 की पावर -11, 5.11 10 की पावर -11। बच्चे you just have to solve it down and you are going to get down, यहां देखिए -7 -4 कितने हो गए, -11, नीचे कितना है -11, तो ये यहां पे कट डाउन हो जाएगा। डन। अब आपके पास है 4 पाई है, 6.8 है, 2 इंटू 5.1 है, यू हैव टू सॉल्व इट डाउन। ये आपके पास वैल्यू सारी कटने के बाद जस्ट लेफ्ट विद 13.4, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 13.4 टेस्ला। तो यहां से सॉल्व करेंगे जब आप, तो आपके पास एक सिंपल वैल्यू आ रही है 13.4 टेस्ला। तो बहुत ही आसान वैल्यू थी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। तो इसी तरह आपने याद रखना है, जरूरी नहीं है कि करंट की वैल्यू आई में दी जाए, जरूरी नहीं है कि आपको आई की वैल्यू चार्ज अपॉन टाइम है तो चार्ज और टाइम दिया जाए, आई की वैल्यू फ्रीक्वेंसी इंटू चार्ज भी होता है, तो फ्रीक्वेंसी दी जा सकती है। डन। चार्ज का ध्यान खुद लगाना है, हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है मींस कौन सा एटम है, ये मोनो एटम, मोनो एटॉमिक चार्ज होगा मींस सिंगल इलेक्ट्रॉन। अल्फा है तो 2 हो जाएगा, हीलियम है तो 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने चार्ज का ध्यान खुद और लगाना है। इसी तरह आपको मैं क्वेश्चन एक निकालने के लिए दे रहा हूं, ध्यान से देखना इसको, ये आपने निकालना है। आपको हीलियम न्यूक्लियस, एक हीलियम का न्यूक्लियस दिया गया है, ध्यान रहे, इज कंप्लीटिंग 1 राउंड ऑफ सर्कल। वो क्या कर रहा है, एक सर्कल को कंप्लीट कर रहा है जिसका रेडियस कितना है 0.8 मीटर इन 2 सेकेंड्स। टाइम कितना हो गया, टाइम दिया जा रहा है 2 सेकेंड्स। शो दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाना है, शो करना है, कि मतलब आंसर पता है, आपको क्या पता है, आंसर पता है, आपको सिर्फ जस्टिफाई करना है, आपको सिर्फ इसको चेक करना है, शो करना है कि बी किसके बराबर है 10 की पावर -19 म्यू नॉट टेस्ला। ये शो करना है कि इतना मैग्नेटिक फील्ड है। टेक ई की वैल्यू आपको दी गई है 1.6 10 की पावर -19 कूलम। ध्यान रहे बी की वैल्यू पता है आपको, मैंने अभी दी, क्योंकि हीलियम न्यूक्लियस है वो सर्कुलर सर्कल में मूव कर रहा है, तो बी इज गोइंग टू बी म्यू नॉट आई अपॉन 2r होगा। तो बी निकालना है और आपको उसका आंसर पता भी है, आपने सिर्फ चेक करना है। म्यू नॉट पता है, आई आपका यहां से निकल जाएगा, क्योंकि आई जो होगा आपका वो चार्ज अपॉन टाइम होगा। चार्ज आपको पता है, क्यों, क्योंकि हीलियम है तो हीलियम में चार्ज होगा 2, सो इट इज 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू वी, तो आई हो जाएगा 2e अपॉन टी, और टी की वैल्यू आपको पता है, आई निकल गया। फिर आ जाएगा बी, सो यहां पे बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट, आई की वैल्यू है 2e अपॉन टी इंटू 2, आर की वैल्यू भी पता है बच्चे, आर भी दिया गया है, पुट ईच एंड एवरी वैल्यू। ई आपको दे दी, टी मैंने दे दिया, आर मैंने दे दिया, म्यू नॉट अभी मैंने आपको बताया और लास्ट क्वेश्चन में भी पता है। सो इन दिस वैल्यू यू हैव टू गेट दिस, और शो करना है आपको कि वो किसके बराबर है 10 -19 इंटू म्यू नॉट। तो बच्चे जब कभी भी आंसर आपको निकालना पड़े, मोस्टली मल्टीपल चॉइसेस में ऐसा आता है कि अगर आपको ऐसा निकालने के लिए आए कि आंसर में कांस्टेंट इवॉल्व हो, कांस्टेंट हो, वो कटा ना हो, इसका मतलब है उसकी वैल्यू नहीं डाली है, तो आपने भी नहीं डालनी है। कांस्टेंट को ऐसे ही मूव करते रहो, मल्टीप्लाई में लेते रहो, तो ठीक है, तो आंसर तभी जाके मूव होगा। अगर आप पहले ही म्यू नॉट की जगह आपने इसका कांस्टेंट की वैल्यू डाल देते
4 पाई इंटू 10 की पावर -7 यूनिट्स डाल लेते तो यहाँ पे म्यू नॉट कट जाएगा, तो आपको लास्ट में आंसर नहीं आएगा, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी म्यू नॉट की वैल्यू को निकालना। तो बच्चे ये समझ आया आपको क्वेश्चन? ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा दैट विल बी बेस्ड अपॉन योर दिस वन एम्पियर्स की ही एप्लीकेशन लेंगे, और उसके साथ ही हम देखेंगे कि सोलेनॉइड और टॉरॉइड्स क्या होते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, और साथ में फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, गुड बाय।